नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि ईपीएफओ ने अपने फील्ड ऑफिसों को पत्र लिखते हुए उच्च वेतन पर पेंशन मामलों को समय पर निपटाने में हो रही देरी के बारे में बताया है और उसी को लेकर ईपीएफओ के आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने क्या कहा है, इसी को लेकर डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे और उनके बयान से आगे के लिए क्या राह निकल कर सामने आती है, क्या इस हो रही देरी का निपटान उन्होंने किया है, क्या इसके लिए उन्होंने कारण बताया। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने फील्ड ऑफिसों को पत्र लिखते हुए उच्च वेतन पर पेंशन मामलों को समय पर निपटाने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है। और इस पत्र में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के बावजूद अधिकांश फील्ड ऑफिस मामलों को तय सीमा पर निपटाने में जो विफल हो रहे हैं उसका क्या कारण है। तो देखिए, उच्च वेतन पर पेंशन मामलों में देरी के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं कि ईपीएफओ मुख्यालय द्वारा 17 जनवरी को लिखे गए पत्र में कहा गया कि कई सर्कुलर व निर्देश जारी करने के बावजूद उच्च वेतन पर पेंशन के आवेदनों के निपटारों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है और मुख्यालय ने अब फील्ड ऑफिसों के लिए नई समय सीमाएं तय की गई है कि मतलब जब मुख्यालयों का कहना है कि उनके पास आवेदन की संख्या ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए वो उसका समय पर निपटान नहीं कर पा रहे हैं, तो मुख्यालय ने उनको समय सीमा दी गई है कि जिनके पास ज़्यादा आवेदन है वो इस तारीख तक और जिनके पास कम आवेदन है वो इस तारीख तक अपनी जो है पूरी डिटेल्स जमा करवाएं। जैसे कि जिन कार्यालयों के पास 5,000 से कम आवेदन है उनके लिए अंतिम समय सीमा 25 जनवरी 2025 तय की गई है और बाकी सभी कार्यालय जिनके पास 5,000 से अधिक आवेदन है उनको 7 फरवरी 2025 लास्ट डेट दी गई है। और पेंशन भुगतान आदेश के लिए स्पष्ट मामलों को 24 जनवरी यानी कि आज की लास्ट डेट उनके लिए दी गई है कि आज 24 जनवरी 2025 तक आप अपने निर्देशों का निपटान करें। प्रगति की समीक्षा व मंत्रालय की भूमिका। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उच्च वेतन पर पेंशन मामलों की स्थिति की नियमित समीक्षा की है और उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है कि पिछले महीने 1 लाख से अधिक लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई और 21,000 डिमांड लेटर्स जारी किए गए। श्रम मंत्रालय के अनुसार मामलों के निपटारे की संख्या 58,000 की वृद्धि हुई है। मंत्रालय के कार्यकारी समिति ने सुझाव दिया है कि मामलों में तेजी लाने के लिए नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाए और संयुक्त विकल्पों के सबमिशन में सुधार किया जाए, जिसके लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। यानी कि आप अपने इसको मामले में तेजी लाने के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इसके लिए आप संयुक्त जो विकल्प है उनमें भी सुधार कर सकते हैं और इसके लिए आपको अंतिम डेट है वो 31 जनवरी दी गई है। अब हम बात करें कि प्राथमिकता में बदलाव की क्या जरूरत है। यानी कि ईपीएफओ मुख्यालय ने कहा कि देरी का मुख्य कारण इस कार्य को प्राथमिकता न देना है। कौन से कार्य को? कि अधिकारियों से कहा गया कि वे यूएनए सक्रियकरण व पेंशन मामलों को उच्च प्राथमिकता दें, अनावश्यक मुद्दों को बार बार उठाने से बचें व उन्हें तुरंत हल करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों व जोनल कमिश्नरों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का निर्देश दिया गया। यानी कि एक ही मुद्दे को जब बार बार उठाया जबकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसे कार्य करने से आप बचें और तुरंत उनका हल निकालने के लिए हमारे क्षेत्रीय जो आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उनके साथ होकर उससे जुड़ने का निर्देश दिया गया और उसे तुरंत हल करने का निर्देश दिया गया। अब हम बात करें कि उच्च वेतन पर पेंशन के लिए प्रोरेटा फॉर्मूला क्या है कि जिनका उच्च वेतन है और जिनका कम वेतन है उनको समान दृष्टि से देखा जाए, उनको समान आंका जाए, उनके लिए समान गणना फॉर्मूला अपनाया जाए। तो ये भी एक तरीके से बहुत ही अच्छा है कि ईपीएफओ ने स्पष्ट कहा है कि उच्च वेतन पर पेंशन की गणना के लिए प्रोरेटा विधि का उपयोग किया जाए। जैसे कि ईपीएस 1995 के अनुसार प्रोरेटा गणना दोनों प्रकार के पेंशन भोगियों यानी कि वेतन सीमा के तहत व उच्च वेतन वाले के साथ समान व्यवहार करती है। वह सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी गणना को वैध माना है। अब हम बात करें कि गणना का तरीका, यानी कि 1 सितंबर 2014 से पहले की सेवा यानी कि पेंशन योग्य वेतन वह होगा जो या तो सेवा छोड़ने से पहले का उच्चतम मासिक वेतन या सेवा छोड़ने से पहले के 60 महीनों का औसत वेतन जो भी कम हो। यानी कि आपका बेसिक वेतन किस प्रकार से निकाला जाएगा, या तो आपने अपनी नौकरी छोड़ने से 60 महीने पहले का जो आपका वेतन था वो, या आपके सेवा छोड़ने से पहले का जो हाईएस्ट आपका महीने का वेतन होता था उस प्रकार से आपकी जो है मासिक पेंशन तय की जाएगी।
ये तो था 1 सितंबर 2014 से पहले का फॉर्मूला। अब उसके बाद का क्या है कि 1 सितंबर 2014 के बाद की सेवा पेंशन योग्य वेतन वह योग होगा जो या तो उक्त तिथि के बाद का उच्चतम मासिक वेतन या सेवा छोड़ने से पहले के 60 महीनों का औसत वेतन जो भी कम हो। यहाँ था कि 60 महीनों के पहले का औसत वेतन, और यहाँ पे भी 60 महीनों से पहले का औसत वेतन, यानी कि जो भी कम हो वहां पर था जो भी अधिकतम हो। तो यहाँ इतना यह बदला हुआ है। आगे की रहा कि अगर हम बात करें तो ईपीएफओ मुख्यालय के उच्च वेतन पर पेंशन मामलों को निपटाने के लिए सख्त समय सीमाएं तय की गई है। मंत्रालय और ईपीएफओ के प्रयासों का उद्देश्य इन मामलों को वित्तीय वर्ष के अंत तक अधिकतम समय सीमा तक निपटाना है, और इन सुधारों से पेंशन भोगियों को समय पर राहत मिलने की उम्मीद है। और ईपीएफओ के प्रयास ये सुनिश्चित करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा हो सके। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।